देखो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अपन इससे पहले एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देख चुके हैं। अब यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट ज़्यादा, ठीक है। तो पीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। नियोजित विकास के 40 वर्षों के बाद भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसके बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, और जो कि आज भी बना हुआ है। 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समस्या। डायरेक्ट इसका आप सिलेबस में भी देखोगे तो मेंशन है मेंस के सिलेबस में। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 1991 में भारत की आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे, सुधार नीतियों का आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे। विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को भी आप जानोगे। आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति के एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। के.आर. नारायण का स्टेटमेंट है कि आप सही भी बात है भाई, समावेशी विकास होना चाहिए, नहीं इसलिए समावेशी विकास की टर्मिनोलॉजी है। परिचय, आप पिछले ही अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। कल अपन ने पढ़ा था ये चीज़। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए हैं कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई है। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से ही वहीं प्रारंभ की थी, जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए ही आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। सोचो कितनी खतरनाक स्थिति थी उस टाइम, जैसे आजकल पाकिस्तान की इनकी हालात है। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों को संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभाव पर विचार करेंगे। तो याद रखना, आपके लिए पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, प्लस मेंस में भी आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था इसमें। तो और उनकी अब डेथ भी हुई है, तो देख लेना पीटी प्लस मेंस में दोनों में क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ याद रख लेना आपकी बार। इससे पृष्ठभूमि, इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे को वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और ये स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी, इसकी आवश्यकता था कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व को बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। अब उस टाइम देखो, याद करो राफेल जो घोटाला हुआ था, तो उस टाइम ये भी खरीदे जा रहे थे, चुनावी रूप से अनस्टेबल था, चुनाव हो रहे थे, हर 2 साल में चुनाव हो रहे थे, बहुत दिक्कत हो गई थी इंदिरा गांधी बनने के बाद में। जब राजीव गांधी मर जाते हैं, राजीव गांधी मतलब बाद में मरते हैं, परंतु उससे पहले भी मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और याद रखना हमेशा, जब भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किसी भी देश में होती है, चाहे अमेरिका में होने लग जाए तो अमेरिका भी बर्बाद हो जाए, ये हमेशा याद रखना। इसलिए बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा का उपयोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा।
अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। मतलब समझ समय की बात है, अपन इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे थे। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश को 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधार दाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। अब सोचो, जब इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा तो सारी चीज़ें होगी। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे सामान्य विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दरवाज़ा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया है। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब देखो, अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, पीटी में आ सकता है क्वेश्चन, मेंस में तो जरूर आएगा। उदारीकरण, हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण, भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। इसीलिए बोलता था लाल फीता सही था उस टाइम। परमिट राज था, कोई भी कहीं भी ऑफिसर पहुंच जाता था, भाई तुम पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारा इस पर रोक लगा दूंगा, ये चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम। ये मान के चलो कि जो एसएससी के अधिकारी होते थे, ये इनकम टैक्स वाले होते थे, तो बहुत बड़े माफिया हो गए थे उस टाइम। इसलिए तो नुकसान हो रहा था ना, उद्योग पनप भी नहीं रहे थे। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमों का प्रवेश ही निश्चित था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक विमानन तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। अब याद रखना, रेल में भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, ये थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है, तो ये थोड़ा याद रखना। यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा इस टाइप से। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई है। अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। वित्तीय क्षेत्र सुधार क्या हुए? वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही ब्याज की दरों को नियत करता है, विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे उस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका
इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कोई मामले में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। अब देखो यही इसी कारण देखो बाद में बहुत आरबीआई में भी चेंजेस हुए हैं। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों का भी पदार्पण करने का अवसर दिया गया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्ति संगत बना सकते हैं। यदि भी बैंकों को देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों को और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियाँ भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह है कि उच्च दरों के कारण ही कर वंचन होता है। मतलब समझ में, जब ज़्यादा टैक्स की दर रखोगे तो समझ में लोग टैक्स से भागेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को भी बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण देते हैं। इसीलिए याद रखो, जब क्या जैसे 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री किया गया, उसका कारण क्या, लोग जब समय के बाद ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक प्रॉफिट बनेगा ना। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक साझी राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके, जो कि हो चुका है। उसके रूप में अपने पास आ चुका है जीएसटी। इस क्षेत्र में भी सुधारों के एक और घटक सरलीकरण भी है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रिया को सरल बनाया गया, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी कानून को पारित किया गया है। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा कर एक ट्रस्ट, एक टैक्स और एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। विदेशी विनिमय सुधार क्या हुआ? विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार के रूप में मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। ये चीज़ याद रखना, ये भी पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्यापार और निवेश नीति सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्था को उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीति अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च कर शुल्कों का प्रयोग होता था। एक मिनट, कुछ है, ये कोई काम का नहीं छोड़ा। हाँ, ये नीतियाँ कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की संवर्धित दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, शुल्क दरों में कटौती और आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अब देखो ये याद रखना, नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीति जो PSU होती है। आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला, साहित्य और विविधता के क्षेत्रों के गणमान्य विशिष्ट जन थे। नव उदारवादी, ये याद रखना है ना, ये हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा था, बस उसमें नवरत्नों का नाम पूछ लिया था उसने। 2022 का क्वेश्चन देखना, शायद उसमें है ये चीज़। ठीक है, कोई नहीं। है नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में
व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी की कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्य में अधिक स्वायत्तता दी गई थी। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधन की स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार है: महारत्न, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये याद रखना। मतलब इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं बेसिकली, पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नवरत्न कौन आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। लघु रत्न में आता है भारत संचार निगम निगम, BSNL, जो कोई काम कर नहीं रहा अब तो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 60 के दशक में उस समय की गई जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी। उनकी स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था, ताकि जन सामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाममात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पणधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया है। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर उन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। अभी भी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजार में अपना विस्तार करने के योग्य बनाया है। आजकल ये भी याद रखना, PSU भी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, ताकि अपना खुद का खर्चा ही खुद ही चलाए। अब बात आती निजीकरण की। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जब पॉन्ड की कीमत डॉलर से ज्यादा है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डॉलर को क्यों दी जाती है व्यापार में? किसकी कीमत ज्यादा है? पॉन्ड की। नहीं, सोने की। पॉन्ड। अच्छा पौंड। कौन बोल दिया तुम्हें? अरे इंग्लैंड की। तो मैं ये बोला पौंड की वैल्यू ज्यादा कैसे है? तुमने कौन बोल दिया ये चीज? नहीं, ये नहीं पूछ रही हूँ मैं कि मेरा मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली ये है कि डॉलर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? सुनो, क्योंकि उसको ग्लोबल करेंसी मानते हैं, क्योंकि IMF में डॉलर चलता है। कुछ करेंसी तो अरे वहाँ पे पाँच चलती है, ऐसे तो IMF में वो बात नहीं है। उसके पीछे रीजन रहता है। देखो अभी सबसे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी कौन है? अमेरिका है, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जैसे एक चीज़ समझो, स्टार्टिंग में जब भारत में क्या हो रहा था, बार्टर सिस्टम चलता था, तब उसी टाइम रुपए नहीं थे, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है जब पूरी जगह रुपये चलने लगा तो स्वाभाविक बात है उसका डोमिनेशन हो गया ना। तो वैसे था कि इंटरनेशनल मार्केट में पहले कोई वो नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, कोई मुद्रा, अपनी अपनी निजी मुद्राएं थी। परंतु जब इंटरनेशनल व्यापार की बात आती थी, पहले सोना इनसे होता था ट्रेड, तो वहाँ पे भी एक तरीके से, अरे ऐसा नहीं है, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे ना तो वहाँ पे भी बार्टर सिस्टम चलता था। ऐसा नहीं है जैसे भारत गेहूँ बेच दिया, ठीक है, तो भारत पेट्रोल मंगा लिया, ऐसे होता था, ऐसा नहीं है। तो फिर स्वाभाविक सी बात है जैसे बार्टर सिस्टम को ख़त्म करने की बात के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए जरूरत थी। तो उस टाइम तो अमेरिका का दबदबा था, तो इस कारण से उस टाइम डॉलर की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। और वो आज भी ऐसा है कि डॉलर की इंपॉर्टेंस खत्म होना ही नहीं देना चाहते, क्योंकि डॉलर के कारण तुम्हें पता भी बहुत दिक्कतें होती है, बहुत देशों को दिक्कतें होती है कि फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज़्यादा। तो अमेरिका ने अभी क्या बोला, जैसे ब्रिक्स है कि अभी अपनी नई जो है करेंसी जारी करना चाह रहा था, तो ट्रंप ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे एक तो क्या होता है ग्लोबल पावर का दबदबा छिनता है। और दूसरी बात, उनके पास रेगुलेटर मैकेनिज्म है ये चीज़। जैसे ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, कभी रशिया पे प्रतिबंध लगा दिया, चाइना पे लगा दिया, तो उससे क्या करते हैं वो अपने अनुसार ट्रेड को कंट्रोल करने की सोचते हैं। तो वो कारण है उसके पीछे, ना कि ऐसा नहीं कोई ऑटोमेटिक कोई वो नहीं होता, उसका ग्लोबली इशू होता है, उसका इंटरनेशनल कितना कनेक्शन है। बहुत सारे देखो तो पेमेंट मेथड आज भी जो है डॉलर में ही है। अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम में चेंज हुआ कि तो ग्लोबल डोमिनेंस उसकी ज्यादा है ना, हाँ। इसलिए डॉलर यूज होता है। और काफी ऐसे है देश जो अब बायलैटरल इश्यूज में रुपीस और ये येन वगैरह यूज करते हैं। आज जैसे भारत ने रशिया से भी किया था कि रशिया जैसे क्या हाँ, होता है, हाँ। मैंने वो चीज़ कॉन्सेप्ट उस दिन भी समझाया था आप लोगों को। जैसे मान लो कि पहले क्या हो रहा था, ध्यान समझना, कि इंडिया से मान लो कि 100 रुपये जा रहे थे रशिया में, ठीक है, तो डॉलर के रूप में चुकाने होते थे। अब मान लो कि फिर वो रशिया भारत से कुछ खरीद रहा है तो उनको भी चुकाने होते थे, डॉलर भी चुकाने होते थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अपन एक संतुलन बनाते हैं कि भाई देखो 100 रुपये रख लेते हैं सब,
वो भी उनकी करेंसी 100 रुपये रख लेंगे, भारत के 100 रुपये करेंसी। अब ऑटोमेटिक क्या होगा कि तुमने इतना भेजा, ठीक है, तो उसमें से जो माइनस रहेगा वो उधर एक दूसरे, अब पूरा नहीं भेजना होता है, तो इससे क्या होता है, डॉलर की सेविंग होती है। समझ में आया? मतलब अब ऐसे नहीं है कि जैसे पहले क्या हो रहा था कि जैसे आपको 1000 रुपये का खरीदा, आपने 1000 रुपये डॉलर उनको दे दिया, फिर मान लो कि भारत ने उनसे 500 का खरीदा तो उन्होंने 500 डॉलर दिया, तो 500 डॉलर का नुकसान हो जाता था ऐसे। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई पहले टोटल एक ट्रेड होगा, टोटल ट्रेड में से फिर जो भी अमाउंट रहेगा, तो उसमें ये भी है कि बहुत सारी कंट्रीज ने ये भी कर लिया कि हम अपनी जो एक दूसरे करेंसी है उसमें फ्लक्चुएट कर लेंगे। पहले तो ये किया जाता था कि भाई डॉलर का रखा जाए, पर आजकल ये इस लेवल पे भी लोग पहुंचने लगे हैं कि जैसे मान लो कि भाई भारत का रुपया है, तुम्हारा इतना, इसका एक वैल्यू डिसाइड कर दिया कि 1 रुपये बराबर इतना रशिया का इतना है, ठीक है। अब इतने का टोटल का होगा तो उस अकॉर्डिंग जो है इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। पर तो अमेरिका ने इसीलिए तो बोला कि ऐसा ये नहीं चलेगा क्योंकि इससे फिर क्या है ना कि अमेरिका की जो ग्लोबल पावर है वो खत्म होती है ना। अभी वो जब चाहता है तब मान लो कि है यूएसए हेजेमनी बोलते हैं। जैसे फेडरल बैंक की बोलते हैं वहाँ के, फेडरल बैंक जब चाहे रेट घटा देता है, कम कर देता है, उससे पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखोगे तो साउथ एशियन कंट्रीज बर्बाद इसीलिए हुए थे कि अगर 90 के दौर में उस टाइम जो साउथ एशियन कंट्रीज थी, साउथ एशियन नहीं मतलब ये जो, हाँ यही आएगा एशियन कंट्रीज, तो इनमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बूम कर रही थी, बहुत खतरनाक। तो अमेरिका को लगा कि बहुत खतरनाक हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने फिर एकदम जो है पैसे वहाँ से खींचे शेयर मार्केट से, तो ऑटोमेटिक धड़ाम से हो गए। तो ऐसे भी चीज़ें होती है, मार्केट को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वही बोल सकते हो कि भाई अपने डेमो मतलब बोलते हैं ना कि अपना वर्चस्व स्थापित करना रहना चाहते हैं, तो इसीलिए रहता है, वो कारण होता है उन सब चीज़ों के पीछे। चलो ठीक है। निजीकरण का स्वाभाविक से मतलब यही होता है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट की संस्थाएं थी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, जैसे रेलवे का भी गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है, वही चीज़ है। इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही है: सरकार की सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व प्रबंधन के बाहर होना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सीधे बेच दिया जाना। तो ये चीज़ याद रखना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य की इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। ये याद रखना, पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव उत्पादक सिद्ध होगा। सरकार की यह भी आशा था कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया। 1 मिनट रुकना। ठीक है। बाह्य प्रमाण बड़े शहरों में रोजगार के एक नया अवसर, जैसे आईटी उद्योग आए तो उससे बाहर नए नए रोजगारों का अवसर मिला। विश्व स्तरीय पदछाप क्या रहा? वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी। उदाहरण के लिए ओएनजीसी विदेश, याद रखना ये अभी भी है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसके उत्पादन परियोजना है। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी थी। याद रखना आपके टाटा स्टील भी इंपॉर्टेंट रहेगा पीटी के लिए। अरे एनसीईआरटी में मेंशन है तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनी में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। एचसीएल टेक्नोलॉजी भारत में शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में से एक है जिसकी 31 देशों में कार्यालय है और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शुरू में बड़ी भारतीय कंपनी की दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी। आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र है। तो ये भी फ़ायदा हुआ कि जब इनका वो किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया, तो चीज़ें बाहर भी बढ़ी। वैश्वीकरण, यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है और जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सर्जन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है।
बाह्य प्रापण वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है। अधिकांश अन्य देशों से जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को एक ही विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रियाएं, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सपोर्ट किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवा प्राप्त कर रही है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से, जैसे इंटरनेट आदि से, इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में हैं और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन, जहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले एक बार इधर देखो, ये कोई काम का है, क्वेश्चन ठीक है, कोई काम है, छोड़ो अभी तो देखो। यहाँ से WTO से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गेट के परिवर्तित विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सर्जन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, इस टाइप का वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एक ग्रोथ रेट दिया है कि एग्रीकल्चर में देखोगे तो ग्रोथ रेट डाउन ही हो रहा है, ठीक, कभी बढ़ा भी है। उद्योग में देखोगे तो यहाँ पे कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। सेवाओं के क्षेत्र में देखोगे तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए याद रखना कि जो इस तरीके का स्टेडली डिक्रीज, स्टेडली इंक्रीज, अब देखो ये 5 सालों की यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सतत बढ़ रहा है या कम होता है, ऐसा भी नहीं होता है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार, विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया। तो ये चीज़ भी याद रखना। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्कों अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिणामात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। कुछ विद्वानों की आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों से जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को चलने की व्यवस्था मात्र है? ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ है, परंतु ये चीज़ भी याद रखना। अब देखो, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान है और अभी तो खास तौर से बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देखो ना, मैं बताता हूँ 2022 का क्वेश्चन है। मूंगफली आंध्र प्रदेश के प्रमुख तेलहन फसल है। कुछ काम का है इसमें, का सरकार मोबाइल सिंचाई योजना काम करना, कुछ अनंतपुर मूंगफली, कोई काम नहीं है, छोड़ो। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रमों का आरंभ हुए 1.5 दशक हो चुके हैं। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। 3.5 को देखें, 1991 के बाद से भारत में 2 दशक तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही।
सकल घरेलू उत्पाद 1980 से 91.6% से बढ़कर 2007-2012 में 8.2% हो गई है। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई है। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए हैं, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ी है। इससे यह पता चलता है कि वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। तो ये जीआर में क्वेश्चन कम से 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं इस टाइप के। 2012-15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से ही होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई है। जहां 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई, वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक ही हो गई है। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही है, जो 2014-15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक है। इस क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक वृद्धि दर 10.3% रिकॉर्ड किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 2012-13 में तेज गिरावट आई, जिसके बाद से यह बढ़ने लगा है। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित है, 1990 से 91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2016-17 में 36 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 321 बिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। अब भारत वाहन, कलपुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों, वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रख गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं को समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। ये समस्या विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हुई है। समृद्धि और रोजगार। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात को ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर्संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा पीटी में क्वेश्चन के लिए। कृषि में सुधार कार्य से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना था। सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफ़ी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकी की समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसके छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समाप्ति और इन पदार्थों का आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण भारत के किसानों की विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। अब देखोगे तो अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है। उद्योगों में सुधार। 1 मिनट रुकना। इसलिए ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तेरी तो उद्योगों में सुधार। देखो, औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए तथा उन्होंने अपने उद्योगों को आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण प्राय यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। ये बात सही भी है, परंतु देखो कंपटीटर भी होना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि लोग खराब प्रोडक्ट भी बेचते रहते हैं। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को भी अभी विकसित देशों में विद्वान उच्च अप्रशुल्क अवरोधों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे।
यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए गए, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से उनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए। देखो ये होता दोहरापन है। मतलब वो तो चाह रहा है कि भारत सब कुछ खोल दे और वो खुद खोलने को तैयार नहीं है, तो ये चीज़ भी दिक्कत है ना। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पर। प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991 में उसने विनिवेश द्वारा 250 करोड़ नहीं 2,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा। सरकार उस लक्ष्य में से 3,040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। वर्ष 2017-18 में लक्ष्य तो लगभग 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था, पर उपलब्धि लगभग 1,57 करोड़ की रही। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को होने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि के उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही इसे सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया है। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। ये बात सही है और ये बहुत गलत चीज़ है। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनी कार्य कुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनके परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना? हाँ, ये बात भी सही है। भाई उनका एसेट बेच दो ना, पूरी कंपनी को बेचना तो स्वाभाविक सी बात हो, नुकसानदायक है। श्रीशिला त्रासदी क्या थी भाई? विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुए। उन्हें अनुदानित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। इसका एक उदाहरण आंध्र प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। इन उद्योगों में काम कर रहे बुनकरों को मजदूरी बुने गए कपड़ों की मात्रा पर आधारित होती है। अतः बिजली में कटौती के अर्थ है ऊंची दरों की मार झेल रही बुनकरों की मजदूरी में भी कटौती है। इससे तो बुनकरों की आजीविका ही संकट में पड़ गई है। आंध्र के एक छोटे से कस्बे श्रीशिला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने का बाध्य होना पड़ा। सोचो क्यों? क्योंकि लाइट नहीं दिया जा रहा था। क्या बिजली की दरें नहीं बढ़नी चाहिए? सुधार से प्रभावित लघु उद्योग पुनः चालू करने के लिए आपको क्या सुझाव देंगे? तो ये केस स्टडी बन जाएगा। सुधार और राजकोषीय नीतियाँ। आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्य का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावना क्षीण हो गई है। इन सबका विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष क्या है? उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक शुभ अवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में से बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन तथा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजार पर कब्जा करने की साजिश है। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों को कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है। तो देखो दोनों चीज़ें होती है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। इन्होंने केवल उच्च आय वर्ग को आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है। ये बातें सही है, पैसे वाले और पैसे वाले बने तथा सारी समृद्धि कुछ गिने क्षेत्र तक सीमित रही है। ये क्षेत्र दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्चा सेवाएं, भवन निर्माण और व्यापार आदि, कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं और इसी कारण से फिर दिक्कत रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोचने की बात है। इसलिए यूपीएससी देखो मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इकाई 3 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ क्या है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें आएगा आज भारत की वर्तमान जो भारतीय चुनौतियों में निर्धनता, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ग्रामीण भारत का विकास तथा आधारिक संरचना का निर्माण प्रमुख है। हम 100 करोड़ लोगों की शक्ति से संपन्न राष्ट्र है तथा मानव पूंजी हमारी एक बड़ी संपत्ति है। इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश आवश्यक है। हम रोजगार के स्वरूप को समझने की एवं देश में और अधिक रोजगार के अवसर के सृजन की जरूरत है। हम विकास के निहितार्थों को अपने पर्यावरण तथा धारणीय विकास की मांग के संदर्भ में देखेंगे। इन मुद्दों को सुलझाने के क्रम में सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक आकलन किए जाने की जरूरत है, जिस पर इस इकाई से अलग से चर्चा की गई है। तो सबसे पहला चीज़ है, इसमें निर्धनता पढ़ेंगे। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, ये चीज़ याद रखना।
निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को जान सकेंगे, निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगे, निर्धनता मापन के तरीकों का आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगे और निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रमों समझ कर उनकी समीक्षा कर सकेंगे। तो ये मेंस वाला हो जाएगा, ये तीनों पीटी के लिए हो जाता है। तो यार ऐसे भी देखोगे तो निर्धनता याद करो कि देखो ये इंडियन सोसाइटी में मिलेगा पॉवर्टी आपको और उधर भी आपको मिलेगा GH 3 में भी। यही एक ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में 2-2 बार दिया है। कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। अभी देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइनें दी है, मेरे बारे सारे लिख लेना, जो आप ऐसे के नोट्स बनाते हो उसमें लिख लेना, ये अच्छी अच्छी लाइनें दी हुई है। पिछले अध्याय में आपने 7 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों तथा विभिन्न विकास सूचकों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया है। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया है उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन रहा है, इसलिए अंत्योदय योजनाएं भी चलाए थे अपन। साथ ही निर्धन वर्गों के समाज की मुख्य धारा का अंग बना सभी के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई है। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धि और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में है। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। सोचो कितनी अच्छी लाइन है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये चीज़ याद रखना। ऐसे में GS में कहीं पर लिख सकते हो ये चीज़, या आप जब इंटरव्यू में पूछे तो वहाँ पे बोल सकते हो कि अभी वो नहीं है कि अपन आज़ादी में जो लक्ष्य सोचे गए थे वो नहीं मिले अभी, किंतु आज तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं यह जानना भी आवश्यक है। आज विश्व के निर्धनों की कुल जनसंख्या के 5वीं से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। यहाँ लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग बसे हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों को ढंग से पूरा नहीं कर पाते। सोचो 30 करोड़ लोग। निर्धनता की स्थान तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप है, इनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर निर्धनता ऐसी दशा तो मानी ही जाती है जिसमें सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। अतः निर्धनता निर्धन तथा धनी लोगों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके और सिर छुपाने को बेहतर जगह मिल सके, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सके, हिंसा से उनका बचाव हो सके तथा अपने समाज के घटनाक्रम में उनकी आवाज़ को भी सुनवाई हो सके। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं कि उनको खाना मिल गया, अरे नहीं, उनकी आवाज़ सुनी जा सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना कि अभी देखो ना कि न्याय जो है पैसों वालों के लिए है, गरीब के लिए न्याय कहाँ है। तो ऐसा नहीं होने चाहिए कि भाई वो गरीब है तो मान लो कि वो हेल्थ सर्विसेज अच्छी अचीव नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन अच्छी अचीव नहीं कर पा रहा है, तो ये है हकीकत ये बात है। आज गरीब व्यक्ति क्या कोई जो इतनी बड़ी बड़ी स्कूल है उसमें नहीं पढ़ पा रहा। देखो बात ये नहीं कि भाई, देखो 2 चीज़ें हमेशा याद रखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई जो मान लो कि अपन एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई जो है जैसे मान लो UPSC का लेके चलते हैं, इसमें भाई जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं तो अब जिनके भाई 2.5-3 लाख रुपये फीस दे सकते हो वो लोग वहाँ पढ़ के IAS बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। अब इसके लिए ये है कि भाई छोटे लेवल पे जो भी है, जैसे मान लो स्कूल की एजुकेशन अच्छा कर दो, गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन अच्छा करो ताकि UPSC लाइक उसी टाइम देखो तो NCERT तो है। तो वही चीज़ सोचने वाली बात है। ये जानने के लिए निर्धनता कम करने में कौन सी नीतियाँ सफल हो सकती है और कौन सी नहीं, समय अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करना तथा इसका मापन, अध्ययन और अनुभव भी करना होगा। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, अतः अनेक सूचकों के माध्यम से उनका अवलोकन करना होगा। कहीं आय और उपभोग के स्तर, कई सामाजिक सूचकों, जोखिम के प्रति संवेदनशीलता की सूचकों तथा कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुँच या उनमें भागीदारी पर भी विचार करना होगा। निर्धन कौन है? आपने देखा होगा प्राय सभी क्षेत्रों, गांवों और शहरों में कुछ लोग धनी तो कुछ निर्धन होते हैं। ये बॉक्स में अनु और सुधा, थोड़ा पढ़ लो फिर उसके बाद में पढ़ते हैं। ये देखो, अनु और सुधा का जन्म एक ही दिन हुआ था। अनु के माता पिता, देखो यहाँ देखो ना, इस स्टोरी के माध्यम से UPSC मतलब NCERT कितना अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्या मैटर करता है, किसको क्या मिल रहा है, उससे किसका क्या हो सकता है। अनु के माता पिता निर्माण कार्य पर लगे मजदूर थे, तो सुधा के पिता के व्यवसाय तथा माँ शिल्प का डिजाइन थी। अब सोचो, एक है एक मजदूर का बच्चा और एक है जो बिजनेसमैन है। अनु की माँ प्रसव पीड़ा आरंभ होने तक अपने सिरों पर ईंटों का भार ढो रही थी। सोचो, क्योंकि उनका भाई अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे अगले दिन खाना नहीं मिलेगा। दर्द आरंभ होने पर वह निर्माण स्थल पर ही औजार आदि रखने के स्थान पर चली गई और उसने अकेले ही अपनी बेटी को जन्म दिया। सोचो ऐसा भी इंडिया है। अरे ये हकीकत है, ये तो मुझे खुद ही याद अच्छे तरीके से, मैंने खुद ने ये जो है घर पे डिलीवरी देखी है। ये मेरे आंखों के सामने एक बात है। 2005 तक ऐसा होता था।
मैंने खुद देखी ये चीज़, सोचो कि मतलब इंडिया 2005 में सोचो ऐसा है। अपने बच्चों को दूध पिलाया, पुरानी फटी साड़ी के चितड़ों में उसे लपेटा और बोरी के झोले में उसे एक पेड़ पर टांग तुरंत काम पर लौट आई। सोच सकते हो, यू कैन इमेजिन दैट। मतलब कितना, ये हकीकत है भाई, गरीबी कुछ भी करा सकती है। उसे डर था कि कहीं उसका रोजगार न छिन जाए। देख लो, यही कारण है उसे इतनी आशा था कि उसकी बेटी शाम तक सोती रहेगी। मतलब समझो, ये दर्द एक अलग ही चीज़ है। सुधा का जन्म शहर के श्रेष्ठ नर्सिंग होम में हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसे नहलाकर साफ मुलायम कपड़ों में लपेटकर उसकी माँ के पास एक पालने में लिटा दिया गया। जब भी उसे भूख लगी, उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया, दुलारा, प्यार किया, लोरिया गुनगुनाते उसे सुला दिया। उसके परिवार तथा पारिवारिक मित्रों ने उसके आगमन का जश्न मनाया। एक तरफ ये है, एक तरफ है कि वो अपने आजीविका संकट के लिए भी जूझ रही है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत में। अनु और सुधा का बचपन भी बहुत अलग रहा। अनु ने बहुत कम आयु में अपनी देखभाल स्वयं करना सीख लिया। उसे भूख और अभाव की पूरी अनुभूति थी। उसे कूड़े के ढेर से खाने योग्य चीज़ें बीनना था, सर्दी की रातों में किसी तरह गर्म रहना सीख लिया। वह यह भी जान गई है कि बरसात में कैसे शीत छिपाना है, तो धागों, पत्रों या तिनकों के खेल रचकर किस प्रकार अपना मनोरंजन करना है। वह स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसकी माँ बाप प्रवासी मजदूर थे, जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में भटकते रहते थे। अनु को नाचना बहुत पसंद था। जब भी वह संगीत धुन सुनती, थिरकने लगती। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी भाव भंगिमाएँ बहुत अर्थपूर्ण थी। किसी दिन रंगमंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उसके जीवन की अभिलाषा थी। वह एक महान नृत्यांगना बन सकती थी, किंतु उसे 12 वर्ष की आयु में काम करना शुरू करना पड़ा। उसे अपने माँ बाप के साथ अमीरों के लिए भवन बनाने के लिए काम से रोजी कमाने के लिए जुट जाना पड़ा, ऐसे मकान बनाने में जिनमें वह स्वयं कभी नहीं रह पाएगी। सुधा का एक श्रेष्ठ बाल विद्यालय में भेजा गया, जहाँ उसने खेल खेल में पढ़ना, लिखना और गिनना सीख लिया। वह नृत्यशालाओं, संग्रहालयों, राष्ट्रीय उद्यान आदि के भ्रमण दर्शन पर भी गई। फिर एक अच्छे स्कूल गई। उसे चित्रकार से लगाव था। उसके लिए एक प्रख्यात चित्रकार से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उसने आगे चलकर एक ललित कला महाविद्यालय में प्रवेश पाया और आज एक प्रख्यात चित्रकार बन चुके हैं। मतलब समझिए, रियल स्टोरी है। तो ये चीज़ समझो, देखो कहाँ इसके पास भी टैलेंट था, परंतु ये टैलेंट तो ख़त्म हो गया। इसके पास टैलेंट था, इसको और मिला, ट्रेनिंग मिला, तो एक महान बन गई। तो ये चीज़ बहुत सोचने वाली है। उनके जीवन विषमताओं के चरम बिंदुओं के उदाहरण कहे जा सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों चरम बिंदुओं के बीच जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले मोची, मालाएं गूंथने वाली महिलाएं, कागज कतरन बीनने वाले, फेरी वाले, भिखारी आदि शहरी क्षेत्रों के अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं। निर्धन लोगों की परिसंपत्तियां बहुत कम होती हैं और ये कच्चे घरों में रहते हैं, जिनकी दीवारें धूप में सूखी मिट्टी की, तो छतें घास, तिनके, बांस और कमजोर लकड़ियों की बनी होती है। इनमें से भी जो बहुत निर्धन है, उनके पास तो ऐसे घर भी नहीं होते। मेरे गाँव में मैंने खुद देखा है। पर मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग है ना, बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। मतलब जब मेरा पहली बार जब कभी आईएएस बनने का ख्याल आया था, तो एक गांव में था, एक परिवार था, बहुत गरीब थे। मतलब मैं उसके जब पहली बार उनके घर गया था, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि कैसे लोग जीवन जैसे, मतलब समझो, मतलब कच्चे मिट्टी का घर था, ठीक है, उसके ऊपर छत नहीं थी, क्योंकि गाँव में, मतलब राजस्थान में जो बोलते हैं उसको छप्पर बोलते हैं, तो छप्पर के लिए भी भाई वो पैसे लगते हैं उसमें, क्योंकि कोई कारीगर आएगा, वो चाहिए, तो वो भी नहीं था। तो उसने क्या किया था कि अपनी पन्नी थी, उससे लपेट के रखा था उसको। और फिर ऐसा था, कभी बारिश आ जाती थी तो उसकी किताबें भीग जाती थी। फिर बाद में वो पढ़ाई लिखाई किया, आगे बढ़ा, वो अभी एओ है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है वो। तो पर मेरा कहना मतलब कि ऐसे भी लोग होते हैं। पर फिर वो मुझे याद है उस टाइम अच्छी तरीके से कि वो इस बोलता था कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, कि मैंने गरीबी देखी है, ये है वो है, कुछ ही नहीं है। आज अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहा है, गलत नहीं है, परंतु ये भी चीज़ सोचना चाहिए कि अपन कहाँ से निकले। तो वो दर्द कभी नहीं भूलना चाहिए, परंतु लोग है ना बहुत ईजिली आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास प्राय भूमि भी नहीं होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना भाई, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने लोगों को बदलते बहुत देखा है, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि मदद करने की जो भावना होती है ना सर, वो लोग समझते हैं कि परस्पर होनी चाहिए। अगर मुझे किसी ने मदद की तभी मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर वो गलत है ना, वो नहीं होता है भाई, यही तो चीज़ होती है ना। यही तो चीज़ सोचने वाली बात। अगर ऐसे सोचने लगे तो फिर दुनिया नहीं चले। चलो कोई नहीं। अधिक निर्धन बच्चे घरों झोपड़ियों में रहते हैं। अरे हमारी फैमिली भी ऐसा नहीं है, हम भी ऐसे मतलब नॉर्मल परिवार से हैं, परंतु
ऐसा नहीं है, कभी भूलना नहीं चाहिए भाई, वो दिन भी होते हैं, उस टाइम की मजबूरी भी होती है कुछ, वो चीज़ें हैं। अब जैसे मेरा एक जैसे पर्सनल ओपिनियन है मेरा, जैसे मैं मालूम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई ठीक है, मैं तो आरक्षण का फ़ायदा लेके मैं बन जाऊँगा। परंतु मेरा ये मानना है कि अगर मैं भी यही चाहूँ कि बस मेरे परिवार का लोग ही बस इन्हीं का ही पेट भरता रहे, तो वो काम गलत है ना। अब मुझे ये सोचना चाहिए भाई, जो एसटी के जो लोग हैं, अदर लोग, उनको नहीं मिल रहा आरक्षण का फ़ायदा, मतलब मिल नहीं रहा, मतलब पढ़ ही नहीं रहे, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं उनके उत्थान के लिए काम करूँ, तब तो मेरा औचित्य सिद्ध होगा ना। नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो अपना अपना पेट भरते हैं, और लोग यही करते हैं, तो वो गलत है ना। फिर यदि किसी के पास भूमि हो भी तो वह सूखी और बंजर होती है, कितनों को ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता। निर्धनतम परिवारों के जीवन का शाश्वत सत्य है, भूख और भुखमरी होती है। निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से भी वंचित रह जाते हैं, इसी कारण उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं। इसलिए याद रखना कि जो ये आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं ना, ये आर्थिक विषमता के कारण ऐसे लोग बन रहे हैं, नहीं तो इनसे अच्छे अधिकारी छिपे हैं जो बेचारे गरीबी के कारण, मजबूरियों के कारण ख़त्म हो जाता है जीवन। हकीकत है, इसीलिए तो ये सब करप्शन लोग पहुंच रहे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वही पहुंच पा रहे हैं। पर संघर्ष भी एक होती है चीज़, ऐसा नहीं है। जो गोविंद जायसवाल की कहानी है भाई, उसका पापा रिक्शा चलाते थे, सोचो, उसने मेहनत किया, टॉप रैंक मारा, प्रॉपर आईएएस बना। तो ऐसे ही लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है। पर देखो, परिस्थितियाँ भी कुछ चीज़ होती है, पर मेरा मानना है कि कुछ व्यक्ति खुद से जो लड़ सकता है ना, वो कहीं पे जीत सकता है, फिर वो हारने वाला नहीं है। निर्धन श्रमिकों के रोजगार भी निश्चित नहीं होते हैं। समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंचा हुआ होता है। अवस्था, अपंगता और गंभीर बीमारियां आदि उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। वे साहूकार से उधार लेने को विवश होते हैं तथा साहूकार जो उनसे ब्याज की उचित दरें वसूल करते हैं, उन्हें जीवन पर्यंत ऋणग्रस्तता से मुक्त नहीं होने देते। निर्धनों का जीवन नित्य जोखिम भरा रहता है। नियोक्ताओं से अपनी कानून द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते और इनका शोषण चलता रहता है। अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं होती, वे प्राय लकड़ी और उपलों की आग पर ही अपना खाना पकाते हैं। निर्धन वर्गों में से अधिकांश को पीने का सुरक्षित पानी भी सुलभ नहीं होता है। लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी में स्त्री पुरुष के बीच बहुत बड़ी असमानता भी साफ दिखाई देती है। तो कितनी बड़ी बात है, अधिकांश कृषि मजदूर निर्धन ही होते हैं, तभी तो काम कर रहे हैं, तभी उनका शोषण होता है। शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और परिवार की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी इसी असमानता से ग्रस्त रहती है। निर्धन महिलाओं को मातृत्व काल में भी कम में देखभाल ही प्राप्त हो पाती है। उनके बच्चों के स्वस्थ जन्म लेने और फिर दीर्घ जीवन धारण की संभावना भी क्षीण होती है। अब मैं बताता हूँ, देखो सरकार भी कैसे डिस्क्रिमिनेशन करती है, देखो बहुत गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप हाउ कैन यू एक्सेप्ट। अब जैसे सोचो, एक चीज़ ध्यान से सोचना कि जो मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व अवकाश मिलता है, किसको मिल रहा है? जो गवर्नमेंट जॉब में है या बहुत सारी कंपनियां देती है, पर प्राइवेट कंपनी में बहुत कम मिलता है, बहुत कम रहता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जॉब से निकाल देते हैं अगर महिलाएं अगर गर्भवती होती है। अब सोचो कि इनमें कितनी महिलाएं हैं। मेरा एक अनुमान होगा तो भाई, जो महिलाएं वर्क फोर्स में लगी हुई है, मैक्सिमम कितनी महिलाएं होंगी? 5% या मान लो 10% मान लो, 90% महिलाएं वो है। और देखो ये भी चीज़ समझो कि जिनको ये लाभ मिल रहा है वो सोचो ऑलरेडी कैपेबल है, उनको कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं ऐसे नहीं बोला उनको नहीं मिलना चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि जिनके बिहाफ में जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उनको तो ज़रूर मिलना चाहिए था ना, उल्टा उनको नहीं मिलता है, मिल उनको रहा जिनको ज़रूरत भी नहीं है। तो ये भी सरकार की बहुत बड़ी विडंबना है। भाई आप समरूपता लाओ ना, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये तो गलत बात है कि आप जो कैपेबल है उनको और कैपेबल बना रहे। ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जब आप माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को देखने शुरू करोगे तो भाई आखिर देखो ना, सोचो गर्भवती जो महिला है, जैसे उस स्टोरी में दिखाया गया, भाई उसको ज़्यादा ज़रूरत है या एक जो है मान लो कि टीचर का जॉब कर रही है, 40-50 हज़ार रुपये महीने का मिल रहा है उसको, वो भाई आराम से अपना वेल मेंटेन कर सकती है, परंतु उसको 6 महीने की लीव मिलती है, परंतु एक जो मजदूर है महिला उसको नहीं मिल रही, उल्टा उसको ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो सरकार को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए। वेलफेयर अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत चला, 1000 रुपये कुछ दिए जाते हैं, पर उससे क्या होता है यार? ये सोचने योग्य तो है ही ना। अब निर्धनता रेखा की भी एक लाइन होती है, ठीक है। निर्धन कौन होते हैं? पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन, निर्धन। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि जैसे ये वर्ग है ना बहुत कम है, ये मान के चलो इंडिया का 1% भी नहीं है। अरे इनके पास संपत्ति होगी 60% इंडिया की, अगर इनको और दौड़ लोगे ना तो इनके पास इंडिया की 70 से 80% संपत्ति है।
अब ये मध्य वर्ग ऐसा है ये हमेशा इधर जाने के सपने देखते रहते हैं। अभी बेचारे इतने निधन होते हैं, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी फिर थोड़े बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है जीवन। भारत में 3% लोगों के पास जितनी संपत्ति है, 97% लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है। बस सबसे बड़ी बात देखो ना, कभी कभी इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भारत का कार्ल मार्क्स बनना चाहिए। सही बात है भाई, कार्ल मार्क्स ऐसे नहीं बोला था यार, मेरा मानना चाहिए कार्ल मार्क्स की यार यथार्थ आज भी है, मेरे अनुसार तो लागू होनी भी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ऐसे नहीं बोलता था कि भाई श्रमिकों को जो आप जकड़े हुए हो पूंजीपतियों के शिकार बने उनको छोड़ो और क्रांति करो। क्रांति करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ ना, कभी जैसे नदी होती है ना, नदी ध्यान से समझना, अगर नदी में कभी बाढ़ नहीं आए तुम्हें पता है नदी का पानी बहना रुक जाएगा, उसकी नेचुरल ग्रोथ वो रुक जाती है। तो इसलिए कभी कभी बाढ़ आना भी बहुत फायदेमंद होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। वैसे ही समाज में या सामाजिक संस्थाएं है, राजनीति है, उसमें क्रांति आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्रांति नहीं आती है ना तो फिर यही चलते रहता है, जो क्रीमी लेयर होता है वो वैसी इन चीज़ों को फ़ायदा उठाता रहता है। अब देखो ना अभी कितना जो, अगर सार्वजनिक संपत्ति देखो उसे कौन फ़ायदा उठा रहा है, कौन है। आप पॉलिटिक्स में देखो ना कौन लोग भरे पड़े हैं, कहीं पे भी तुम ऊंचे ओहदे में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आईएएस में चले जाओ, किसी भी तुम चले जाओ, कहाँ कौन है जो क्रीमी लेयर है भाई, जो टॉप पद है उसको किसके पास है, अभी खुद ही सोचो। तो स्वाभाविक सी बात है कुछ 10%, 1% लोग हैं जो पूरे देश की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं। तो भाई ये 90% चूतिया लोग, मैं तो साफ बोलता हूँ, जो चुपचाप बैठे हैं। तो कार्ल मार्क्स का ऐसा नहीं था भाई, वो साफ बोलता था कि क्रांति करो क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। आज सोचो कि छोटी मोटी जो जॉब है वो भी नहीं रही है, अब तो वो भी करप्शन की गढ़ चल रही है। बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं राजस्थान में हर भर्ती में कोई ना कोई पैसे वाला जॉब लग जा रहा है। तो ये चीज़ भी सोचने वाली बात है ना। तो समझ पाते, क्रांति बहुत ज़रूरी हो जाती है। और हमेशा मेरा ये मानना है कि शांत रहना सही नहीं है, और किसी भी देश के लिए अगर शांत रहोगे तो आपका शोषण जरूर होगा। तो क्रांति होनी चाहिए क्रांति का बिगुल बजा देता हूँ मैं कुछ ही नहीं होना जाना, पर मेरा मानना है कि सही नहीं है चीज़ें, गलत के खिलाफ जरूर बोलना चाहिए। चलो ठीक है आगे। बिहार में ना सर, कि आप क्रांति के लिए आवाज उठाओगे तो आपका घर अगर सही तरीके से बना हुआ है तो लोग उसको तोड़ देंगे, जैसे यूपी में हो रहा है। पटना में एक व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ था, पार्षद वाले चुनाव में, तो उनको सिर्फ उनका घर इसलिए केवल तोड़ दिया गया, उन्होंने कहा कि आपका घर इंजीनियर के द्वारा, सरकारी इंजीनियर के द्वारा नक्शे से नहीं बनाया गया है। सोच लीजिए कितनी बड़ी नुकसान हुई उसके। क्या ही करोगे, इंडिया है भाई। देखो इसीलिए गलत चीज़ें गलत ही होती है यार, कैसे क्या बोल रहे तुम। अब देखो बात ये होती है ना कि जैसे मान लो मेरा पेट भर रहा है, इंडिया में क्या हर जगह ऐसा ही होता है कि मेरा पेट भरा है यार, मुझे क्या मतलब, बाहर में जाओ। तो सब लोग फिर इसी तरीके सोचने लग जाते हैं ना, फिर सबका अपना अपना फिर करते रहो। और बिहार में छुआछूत इतना बढ़ चढ़ कर है ना सर, जो महिलाएं गवर्नमेंट अस्पताल में जिनका जन्म होता है बच्चे का, तो वो जन्म के बाद उनको, ऐसा तो है नहीं कि हर एक महिला को एम्बुलेंस दिया जा सकता है, जैसे हर एक महिला के पास खुद की 4 व्हीलर गाड़ी होगी, तो वो जब अस्पताल से बाहर आती हैं तो उनको अपने ऑटो पे कोई नहीं बिठाता, 4 व्हीलर तो छोड़ो, ऑटो पे भी कोई नहीं बिठाता। क्या ये छुआछूत है कि आप जैसे ही मेरे अस्पताल से आए हो, मेरे गाड़ी पे बैठे हो, तो मुझे गंगा जल से धोना पड़ेगा। आप सोचिए कि एक औरत को नया जन्म मिला होता है जब वो बच्चे को डिलीवर करती है, तो लेकिन अब फिर वो कैसे जाती है घर अपने, फिर अपने घर कैसे जाती है? वो बहुत मुश्किल से कोई ले जाता है, वही ज्यादा पैसे लेते हैं, बोलते इतने पैसे लेंगे तब ले जाएंगे, और बहुत कहने पर लेकर जाते हैं सर, ये होता है। ये तो बहुत गलत हो रहा है दिन दाड़े। अगर आपके पास कोई प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है तो वीडियो बनाओ, डालो, ये लाखों वीडियो हो जाएंगे सर। तो डालो ना, तो उसमें क्या है, अगर ऐसा आपके सामने दिख रहा है बहुत गलत बात है। अगर मेरे गांव में तो अगर मैं ऐसा देखूं तो भाई सब बात गलत चीज़ गलत है। देखो मैं तुम लोगों को यही बात बोलता हूँ, ये चीज़ याद रखना हमेशा। देखो मैंने बचपन से यही चीज़ सीखी है, अगर कोई चीज़ गलत है ना, चाहे फिर अपना घर वाले हो चाहे कोई भी हो, गलत चीज़ गलत ही होती है। ये याद रखना है जीवन में। कभी भी तुम्हारे आत्मा इधर उधर जाने लगे ना,
तो ये हमेशा ये नियम याद रखना, गलत चीज़ हमेशा गलत होती है। कभी भी आपको डाउट नहीं होगा अपने आप पे। गलत चीज़ है तो चाहे घर वाले हो, चाहे कोई विदेशी हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, गलत चीज़ गलत ही होती है। जिस दिन माइंड में तुम्हारी ये क्लियरिटी आ गई ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि तुम जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दोगे, किसी को शोषण नहीं करोगे, अच्छा जीवन जीओगे। जिस दिन आपके मन में ये चीज़ आ गई कि गलत चीज़ गलत होती है और उसको मुझे विरोध करना चाहिए, खत्म बात है। मेरे घर वाले हो, मेरे सामने मेरे घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा कितना निजी व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता कि हम निजी व्यक्तियों के लिए पैरामीटर चेंज कर दे, पड़ोसियों के लिए बदल दे, फिर गलत है, फिर आपकी पर्सनैलिटी गलत है। ऐसे लोग होते हैं ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो आजकल IAS अधिकारी बन रहे हो, वो एक सीमा डिसाइड करते हैं कि अच्छा मुझे इस लेवल पे ईमानदार दिखना है, बस खत्म बात। तो ये चीज़ भी याद रखो। मेरा एक दोस्त था, मेरे को बोला कि मैं इस लेवल का यार करप्शन नहीं करता, कि यार बड़ी पोस्ट पे हूँ तो थोड़ा उस लेवल का होना चाहिए करप्शन। तो वही बात है, यही होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम IAS बनेंगे परंतु करप्शन नहीं करेंगे। अरे करप्शन की सीमा है, एक सीमा के बाद उनको जब मिलने लगे, 1 करोड़ मिलने लगे तो करने लग जाएंगे। क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा डिसाइड नहीं की ना, कि मुझे भाई गलत चीज़ गलत होती है, चाहे 1 करोड़ हो 10 करोड़ दो कोई मुझे। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, छोड़ो। अर्थशास्त्री निधनों की पहचान उनके व्यवसाय तथा संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण निधन प्राय भूमिहीन तथा कृषि श्रमिक होते हैं। देखो, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है और आज भी मैं बोलता हूँ, अगर भारत में अगर गरीबी को ख़त्म करना, जब तक आप लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, जब तक मैं लिख के दे रहा हूँ, ये है ना, ये आज भी चौचले हैं। आज से 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ को नारा दिया था। आज 2025 है। आज भी मोदी अगले चुनाव में आ गया तो गरीबी हटाओ, ये करूँगा वो करूँगा, और मैं लिख के दे रहा हूँ। आज से मतलब ये सदी ख़त्म हो जाएगी, 3000 साल बाद में भी यही बोला जाएगा कि हम गरीबी हटाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला। आज भी वही है कि किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, 200 बीघा ज़मीन है, और एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा। या फिर वे बहुत ही छोटी जोतों के स्वामी किसान होते हैं। वे ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं या किसी और की ज़मीन पर आसामी काश्तकार की भांति खेती करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निधन वही हैं जो गाँवों से वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में चले आए हैं। ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं। वही स्वनियोजित लोग सड़कों के किनारे गलियों में घूम कर कुछ सामान बेचते दिखाई देते हैं। निधनों की पहचान कैसे होती है? यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो उसे निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय रणनीतियाँ बनानी होगी तथा निर्धन जन समुदाय को उनकी दारुण दशा से उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होगी। किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करने योग्य होना होगा। इसके लिए निर्धनता और उसके कारकों को मापने का एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा और उसके लिए कसौटी व विधियों का बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। तो ये चीज़ याद रखना, ये पीछे पूछा है क्वेश्चन। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया था। किंतु बंदी गृहों में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित हैं। देखो, सबसे बड़ी बात इससे ये पता लगता है, जैसे दादा भाई नौरोजी सोचो जेल में गए तो उन्होंने जेल में जाके समस्याओं को एनालिसिस किया। अतः जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने यह माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चों की होती है, जिनमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत कम होता था तथा शेष आधे का भोजन भी वयस्कों से आधा ही रहता है। इस प्रकार उन्होंने 3/4 के सूत्र की रचना की, अर्थात 1/6 × 0, मतलब ऐसे इन्होंने आइडिया लगाया। 3/41 जनसंख्या के इन 3 खंडों के उपभोग के भारित औसत निर्धनता रेखा का माना जाता गया था। जेल के वयस्कों की निर्वाह लागत का 3/4 अंश था। 1 मिनट इधर आओ। निर्धनता क्या है? 2 अध्येताओं शाहीन रफ़ी खान और डेमियन किल्ले ने निर्धनता की स्थिति को बहुत ही संक्षेप में व्यक्त किया। निर्धनता भूख है, निर्धनता बीमार होना है और डॉक्टर से दिखा न पाने की व्यवस्था है। निर्धनता स्कूल में न जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। अब देखो, एक और मैं विडम्बना बताता हूँ कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं या जो बाबा लोगों के पास क्यों जाते हैं। कारण ये है कि देखो, बाबा लोगों के पास जाने का आज भी सबसे बड़ी विडम्बना है कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, मैं एक चीज़ समझो, मैं क्यों इस पर कमेंट कर रहा हूँ।
जैसे कोई मानसिक रोगी होता है तो उसको अपन डॉक्टर के पास न ले जाके किसी बाबा के पास लेके जाते हैं। ये कमी है अपनी एजुकेशन की, कमी है अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कमी है अपनी गरीबी की। तो कमी ये है, अगर आज भी भारत में ये चीज़ें है कि आज भी झोला छाप डॉक्टर या मान लो बाबाओं के पास जा रहे हो, तो ये कमी है, ना कि ये नहीं कि वो बाबा का चमत्कार है। क्या ही करोगे। निर्धनता बेरोजगारी है, निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। अब प्रेमानंद महाराज जी का मैं देखो ऐसे अभी लोकप्रिय नहीं हो रहे। उन्होंने कल मैं भी सुनते रहता हूँ, कभी कभी उनका रील आता है, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि एक शारीरिक होता है, उसके लिए भाई आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर उसके लिए तो मेरे पास आ रहे तो फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम सही हो जाओगे, ये हो जाएगा, तो गलत है ये चीज़। अगर कोई ऐसा साधु कर रहा है तो वो समझ लो कि छलावा कर रहा है आपके साथ। हाँ, अगर आप मानसिक संतुष्टि चाहते हो तब उसके लिए मेरे पास आओ, क्योंकि मानसिक संतुष्टि का तो कोई बीमारी में कोई इलाज नहीं है ना। ये बात भी सही है कि मानसिक चीज़ों का तो निदान आपका आध्यात्मिकता ही कर सकती है, पर अगर आप शारीरिक चीज़ों के लिए भी चाहो कि बाबाओं के पास आओगे तो वो काम नहीं होगा ना। तो ये फ़र्क पड़ता है कि असली संत कौन है और दिखावटी कौन है। तो ये सारी चीज़ें भी है। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है, दिन में एक बार भोजन पाना है। निर्धनता अपने बच्चों की उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वस्थ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। सोचो कितनी बड़ी बात है। याद रखना, निर्धनता वो भी चीज़ है कि आपकी स्वतंत्रता की हीनता, स्वतंत्रता नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे कुछ दिया, चिरकालीन निधन, अल्पकालीन निधन और गिर निधन। कभी भी निधन नहीं, ये हमेशा लोग पॉवर्टी से बाहर रहते हैं। ये कभी पैसे वाले बन जाते हैं, फिर कभी गरीब, पैसे वाले, ऐसे चलता रहता है। अनियमित निधन होती है, चक्रीय निधन, कभी गरीब कभी पैसे, कभी गरीब पैसे, ऐसा चलता है। सामान्यतः निधन तो हमेशा निधन ही बने रहते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत लॉटरी लग जाती है तो पैसे वाले बन जाते हैं। ये हमेशा ही गरीब बने रहते हैं। क्या ही करोगे। चलो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में निधन जनानुपात के आकलन के कई प्रयास हुए। योजना आयोग द्वारा इस कार्य के लिए 1965 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। वर्ष 1979 में एक अन्य दल प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमानन कार्यबल गठित हुआ। एक विशेषज्ञ दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989-2005 में भी किया गया। योजना आयोग के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी ही प्रक्रिया का प्रयास किए हैं। निधनता को परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। निधन तथा गैर निधन की निधनता रेखा इन दोनों वर्गों को अलग करती है। यद्यपि निधन कई प्रकार के होते हैं, पूर्णतः निधन, बहुत निधन और निधन। इसी प्रकार गैर निधन वर्ग में भी कई उपवर्ग, मध्य वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी, बहुत धनी, पूर्णतः धनी। पूर्णतः धनी में 2 ही लोग आएंगे भाई, अडानी अंबानी। इन सभी उपवर्गों की निधनता सरल रेखा पर बहुत निधन से लेकर पूर्णतः धनी के रूप में कल्पना करें, जिसे निधनता रेखा निधन और गरीब निधन के बीच विभाजित करती है। निधनता के वर्गीकरण की भी कई विधि है। एक विधि के अनुसार जो हम सदा निधन और सामान्यतः निधन व्यक्तियों में भी भेद कर सकते हैं। इस सामान्यतः निधन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कुछ धन भी आ जाता है, उदाहरणतः अनियमित मजदूर। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निधन वर्ग को नाम देते हैं। एक ऐसा वर्ग जो निरंतर निधन और गैर निधन वर्गों के बीच झूलता रहता है, उदाहरणतः छोटे किसान और मौसमी मजदूर। तथा यदा कदा निधन जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें अल्पकालिक निधन कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी निधन नहीं होते उन्हें गैर निधन कहते हैं। निधनता रेखा। आइए अब इसका परीक्षण करें कि निधनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। निधनता मापन की कई विधियाँ होती है। एक विधि तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करने की विधि है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति की 2400 तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी की न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना, पहले पूछा गया था 2010 से पहले देखोगे तो। वह 2011-12 में निधनता रेखा की ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति व्यक्ति माह उपभोग के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में परिभाषित किया गया। अब सबसे बड़ी विडंबना बात यह है कि आज भी डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है। क्या लगता है कि आज कुछ हो रहा है इन चीज़ों में, है वही है। सरकार को देखो, मैं फिर बता रहा हूँ सरकार कैसे बेवकूफ़ बनाती है, तो ध्यान से समझना। एक थोड़ा मैं लॉजिक देता हूँ। जैसे मान लो कि अभी सरकार ने ये पैमाना रखा है कि एक महीने मान लो कि शहरों में 1000 रुपये जो कमा रहा है, ध्यान से समझना, उससे जो ऊपर है जो है वो सब गरीबी से बाहर हो चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस पैमाने के आधार पर, ध्यान से समझना, 10 लोगों ले रहे हैं, उसमें से अभी एक व्यक्ति है जो इससे बाहर है, ठीक है। 9 लोग जो है पैसे वाले हैं, परंतु इनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो 1050 कमा रहे हैं, कोई 1100 कमा रहा है, कोई 1200 कमा रहा है, ठीक। वही पैमाना अगर अपन 1500 कर देंगे,
ऐसा भाई बात है, 1500 रुपये महीना, सबसे महंगाई बढ़ रही है, वो सबको सब होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक ही गरीबी रेखा में लगभग 6 लोग आ जाएंगे। तो ऐसे मूर्ख बनाती है सरकारें। आप आधार वर्ष क्या ले रहे हो, पैमाना क्या ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें लगता है ना भाई मोदी के आने से गरीबी कम हो गई है, वो ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। यही तो लोग तुम समझते नहीं हो, लोग कैसे भाई सरकारें बहुत बेवकूफ़ बनाती है लोगों को। पर बेचारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, बोलते नहीं ज़्यादा, गरीबों को कुछ पता होता नहीं है, पर हकीकत बात है ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। यद्यपि हमारी सरकार निर्धन परिवारों के पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के परिवार की आय के घोतक के रूप में प्रयोग करती है, क्या आप इस विधि को देश में निर्धन परिवार की पहचान का उपयुक्त तरीका मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। आप ये चीज़ सोचो, कोई व्यक्ति को अगर आप मान लो ठीक है 1000 रुपये आपने मान लिया, भाई 1000 रुपये गरीबी से क्या उसका हो सकता है, उसके रोटी पेट की उसकी एजुकेशन मिल रही है, क्या उसकी हेल्थ की व्यवस्था अच्छी हो रही है? नहीं होगी ना। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो गरीब नहीं है? गरीबों को सर केवल कहा जाता है कि इतने रुपए सालाना अगर आप कमा रहे हैं, मंथली कमा रहे हैं, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है सर। तो सर अगर 1000 रुपए मान के चलो मंथली कोई कह रहा है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, तो क्या वो बेचारा गरीब कभी चाय पीने की नहीं सोचेगा, कभी और कुछ मिठाई खाने की, चॉकलेट खाने की नहीं सोचेगा? तो ये कितना वो है कि केवल 2 टाइम का खाना ही मिल जाए तो वो गरीबी से ऊपर हो गया, ये चला रहे हैं। वही बात होती है ना। अरे कल की बात है, कल मैं सुन रहा था, मैं आजकल रील की दुनिया में रहता हूँ, कभी बैठा रहता हूँ, तो उसमें एक बंगाल से था कोई MP था, तो उसने पूछा कि भाई सरकार ठीक है मान लिया जाए भाई भारत का विकास हो रहा है, बीजेपी के आने के बाद में 10 सालों बाद में बहुत अच्छा विकास हो गया। तो उसने ये बात सही भी है, चलो ठीक है मान लिया जाए विकास हो गया, तो मुझे बताओ 85% लोगों को आज जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा राशन कार्ड से लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब भाई ज़रूरत है तभी लोगों को दिया जा रहा है। अगर जो लोगों को ज़रूरत है तो स्वाभाविक सी बात पे गरीबी कहाँ ख़त्म हुई है, कहाँ लोगों की आय बढ़ रही है, कहाँ विकास हो रहा है? तो ये बात भी सोचने योग्य है। सही बात है ना, अगर विकास हो रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, सरकारी आंकड़ों में आय बढ़ रही है, ये है हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर लोगों को क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला के रखे हो, बताइए? तो ये भी सोचने योग्य बात है ना। इसलिए ना कभी भी जीवन में मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि आप कभी भी ना किसी भी एक चीज़ का विचारधारा कभी फॉलो मत करो भाई, कमियाँ सब में रहती है। इसलिए मैं कभी बीजेपी पॉलिटिक्स, कांग्रेस पॉलिटिक्स इसमें किसी में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे केजरीवाल गलत था, उसको सज़ा मिली, सही बात है, मैं तो उसके एकदम सही है हुआ, एकदम सही हुआ उसके साथ। वही सब चीज़ें हैं, इसलिए कभी अंधभक्त मत बनो भाई किसी की। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है और अति निर्धनों और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता है। यह विधि भी मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय आय का प्रतीक मानती है, पर अर्थशास्त्रियों की इस बात पर आपत्ति है। देखो मैंने बोला था वही बात हुआ। इससे सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों को समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता है, पर इसकी पहचान नहीं हो पाती कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को। ये बात भी सही है, टारगेटेड तभी कर पाओगे। स्वच्छ पेयजल और आव जल निश्रण व्यवस्था तो सभी के लिए आवश्यक है। आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कारक हैं। एक और मैं बात बताता हूँ कि जैसे मान लो शहरों में बोला गया 1000 रुपये महीने का, सोचो यहाँ पे ना 500 रुपये तो पानी के लग जाते हैं RO के। तो आप सोचो कि कैसे यार, कौन सा स्वच्छ पेयजल देते हैं यहाँ पे? कोई नहीं देता है भाई, कोई से शहर में नहीं मिलता है। ये तो चीज़ मैं कम से कम कितनी 3-4 जगह रह चुका हूँ। जो सप्लाई वाला पानी होता है ना, पीने लायक होता ही नहीं। आप चाहे कहीं पे कोई से भी शहर में चले जाओ, बिना RO के पीने के लायक होता ही नहीं है वो पानी। तो फिर कैसे सरकारें बोल सकती है? आप खुद ही सोचो, जब पीने का पानी नहीं मिल रहा 1000 रुपये में तो। कई कारक जो निधनता संबंधित माने जाते हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेय जल और स्वच्छता आदि की सुलभता। वर्तमान में निधनता रेखा का निर्धारण करने वाले तंत्र इन सामाजिक कारकों पर ध्यान नहीं देते जो निधनता को जन्म देकर इसे नियंत्रण बनाए रखते हैं, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधन की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव। निधनता निवारण योजनाओं को दे तो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। एकदम सही बात है। उसमें ये बातें अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य क्या बन सकता है और क्या कर सकता है, अर्थात अधिक स्वस्थ, सुपोषित तथा ज्ञान संपन्न और सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के कर्म पथ की बाधाओं का निवारण, जैसे निरक्षरता, असवस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाना।
यद्यपि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि घूस दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रम ने निर्धनता के स्तर में काफ़ी कमी की है, किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों को सरकार के दावे पर संदेह है। जो जैसे मैंने बोला था वही ये चीज़ है। उनका मत है कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं को उपभोग समूह टोकरी में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा के आकलन की कार्यविधि और निर्धनों की संख्या में भारत में निर्धनों की संख्या कम करके दिखाने के लिए हेरा फेरी की जाती है। देख लो मैं बोल रहा था जो बात एनसीईआरटी भी बोल रही है, ये हकीकत है भाई। पढ़ने वाले सब लोग जानते हैं कि सरकारें कैसे जुमलाबाज होती है। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से नोबेल पुरस्कार सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। इनके विषय में आप आगे की कक्षा में विस्तार से जानेंगे। बाद में गरीबी का रुझान 1973 से 2012 में गरीबों की संख्या सोचो यहाँ पे इतनी थी, ठीक है, ग्रामीण इतनी थी, शहरी इतनी थी। अब यहाँ देखो ग्रामीण और शहरी में अब देखो कमी कितना हो गया, कितना कमी दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात सोचो कि इसमें शहरी में अभी भी वही बनी हुई है। बाद में निर्धनों की संख्या, जब निर्धनों की संख्या का अनुमानतः निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं, हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा पेटी में। आप संभवतः भारत में बसे निर्धनों की कुल संख्या जानना चाहेंगे, वे कहाँ रहते हैं और क्या पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या या अनुपात में कमी आई है या नहीं। जब इस प्रकार की तुलना सामान्यतः अनुपातों और प्रतिशतों के रूप में करते हैं तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों, विभिन्न प्रांतों में समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। निर्धनता विषय का आधारित आंकड़े योजना आयोग उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग व्यय, तो ये चाहिए रखना, ये भी पूछा है, व्यय के आधार पर आकलित किए जाते हैं। चार्ट 4.3 ये वाला। अब जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, बिहार के साथ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी शामिल है उस टाइम जब एक साथ थे। तो अगर देखोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस टाइम इतनी गरीबी थी, फिर इतना हुआ 2011-12 में, यहाँ पे भी कमी आई है। कमी हर जगह आ रही है, कारण कुछ भी हो सकता है, पर ये चीज़ सोचो कि अभी भी कहाँ ज़्यादा बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बनी हुई है, बिहार में बनी हुई है, उड़ीसा में बनी हुई है, ये पता होना चाहिए थोड़ा आइडिया, ठीक है। राजस्थान देखो कम है गरीबी, सोचो जबकि वहाँ पानी नहीं है, पानी हो तो लोग गरीब रहे नहीं राजस्थान में। 1973 से 2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या तथा जनसंख्या में उसका अनुपात दर्शाया गया। वर्ष 1973 से 74 में 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे। वह 2011-12 में यह संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई है। अनुपातिक दृष्टि से 1973 से 74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था। सोचो यह अनुपात 2011-12 में 22% रह गया है। 1973 से 74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्र में बसे थे। यह स्थिति 2011-12 में भी नहीं बदली है। कौन आया अब? काजल कहाँ थी तुम? इसका अर्थ है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गांवों में ही बसे हैं। इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता अब शहरों की और भी आ गई है, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? 2000 दशक के आरंभ में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी है। देखो शहरों में बढ़ रही है उल्टा गरीबी। वैसे शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में निर्धनों की संख्या अनुपात निरंतर कम हुआ। आप देख सकते हैं कि 1973 से 2012 की अवधि में निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों कम हुए हैं, किंतु इन दोनों परिमाणों की गिरावट का स्वरूप बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में यह अनुपात बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा है। यहाँ आप यह भी देखेंगे कि जहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की संख्याओं का अंतर बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वही अनुपात में अंतर 1999 से 2000 तक निरंतर पूर्वोत्तर बना रहा है और 2011-12 में बढ़ गया है। गरीबी में राज्य स्तर के रुझान चार्ट 4.4 में दिखाए गए हैं। चार्ट में 2 पंक्तियाँ राष्ट्रीय गरीबी के स्तर का संकेत करती है। किधर दिखाए गए भाई? वही था वो। नीचे से पहली पंक्ति 2011-12 के दौरान गरीबी के स्तर का संकेत है, दूसरी पंक्ति वर्ष 1973-74। इसका मतलब है कि 1973 से लेकर 2012 के दौरान भारत में गरीबी का अनुपात 55 से 22 आ गया। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 1973 से 74 में गरीबों का एक बड़ा वर्ग 6 राज्यों में है। 1973-2012 के दौरान कई भारतीय राज्यों ने काफ़ी हद तक गरीबी के स्तर को कम कर दिया है, फिर भी 4 राज्यों में गरीबी के स्तर है, याद रखना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी भी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर गरीबी के स्तर को कम किया है। कैसे वे इन राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर करने के लिए सक्षम हुए? पश्चिम बंगाल में याद रखना कि देखो यहाँ होता है, देखो कम मतलब कार्ल मार्क्स का इम्पैक्ट है। जहाँ साम्यवादी सरकारें रही हैं ना, वहाँ पे गरीबी कम है, और अपने कल भी देखा था ये चीज़।
वहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से हुआ है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स की ज़रूरत है। निर्धनता क्यों होती है? समग्र निर्धनता व्यक्तिक निर्धनता का योग ही है। निर्धनता की व्याख्या अर्थव्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं के कारण भी हो सकती है। निम्न पूंजी निर्माण हो, ये चीज़ें याद रखना मेंस के लिए। लो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, सभा सी बात, सड़कें नहीं बन रही है, उद्योगों का अच्छे से विकास नहीं हो रहा, तो सभा सी बात गरीबी रहेगी। आधारित संरचनाओं का अभाव है, मांग का अभाव है, जनसंख्या का दबाव है और सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव है, क्योंकि सब जगह इसमें भ्रष्टाचार छुपा है। आपने पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा। वैसे तो शासन व्यवस्था के प्रभाव के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन स्तर पर उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर औद्योगिकरण हुआ था। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्मित सूती कपड़े के आयात ने काफ़ी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को स्थापित कर दिया और भारत कपड़े के स्थान पर सूती धागों का निर्यातक होकर रह गया था। ये पिछली पीढ़ी में क्वेश्चन पूछा। अंग्रेज राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे, अतः उस क्षेत्र में जीवन निर्वाह पर अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक कर दिया था, जिससे व्यापारी और महाजनों को बड़े भूस्वामी बनने में सहायता मिली। ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्नों को निर्यात आरंभ कर दिया, जिससे परिणाम स्वरूप 1875 से 1900 की अवधि के अकालों के दौरान 260 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। समझ रहे हो, इतने लोग मरे थे अकालों के कारण। स्वरोजगार की गुणवत्ता का निम्न स्तर निर्धनता का पोषक है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर स्वरोजगार अगर बढ़े ना तो ऑटोमेटिक जो है निर्धनता खत्म हो जाएगी। भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्होंने भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए, भारत अंग्रेजों के ऋणों का भुगतान करता रहे तथा अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करता रहे। ये होता, देखो अंग्रेज कैसे हैं। ब्रिटिश राज ने करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा गया, उद्योगों को सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथे बेचना पड़ा और हमारे खाद्यान्नों को भी निर्यात कर दिया गया। कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए। 1857-58 में स्थानीय नेताओं को हटाने, किसानों पर भारी कर थोपने तथा अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लिया। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है तथा भूमि ही उनकी प्राथमिक परिसंपत्ति है। भू स्वामित्व को ही भौतिक संपन्नता का प्रमुख निर्धारक माना जाता है और कहा जाता है कि उसके पास ज़मीन है, वही ज़मीन स्तर सुधारने में, जीवन स्तर सुधारने में समर्थ हो सकता है। और पहले देखोगे ना तो पहले ज़मीन के आधार पर शादियाँ होती थी। आजकल गवर्नमेंट जॉब की इतना इंपॉर्टेंस हो गया ना, पहले देखा जाता था कितने खेत है उसके पास, कितने जानवर रखा है वो। तो कैसे समाज का पैमाना बदलता है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के पुनः वितरण के प्रयास किए। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर उसे भूमिहीनों को बीच बांटा गया, जो अपनी ही भूमि पर मजदूरों के रूप में कार्य करते थे। किंतु इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिल पाई है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वे बहुत छोटे थे। उनके पास भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था और जोतों का आकार व्यवहारिक रूप से बहुत छोटा था। अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पुनः वितरण की नीति को लागू करने में भी असफल रहे। ग्रामीण भारत में बसे निधन अधिकांश बहुत छोटे किसान ही हैं। उनकी भूमि आमतौर पर कम उपजाऊ और वर्षा पर निर्भर होती है। उनकी जीविका निर्वाह फसलों पर और कभी कभी पशुधन पर भी निर्भर होती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में कृषि के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है, जिससे जोतों का विखंडन हो रहा है। इन छोटी छोटी जोतों से प्राप्त आय से परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती है। आपने सुना होगा कि कृषि और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को हेतु लिए गए ऋणों को भुगतान न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उनकी फसलें सूखे या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई है। महाराष्ट्र में बहुत लोगों ने किया था, विदर्भ में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसरों में इसलिए भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है। भारत में अधिकांश शहरी निधन का एक बड़ा वर्ग वे है जिन्होंने रोजगार और जीविकोपार्जन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवेशन किए। औद्योगिकरण इन सभी को काम दे पाने में विफल रहा है। शहरी निधन या तो बेरोजगार है या अनियत मजदूर है। जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है, ये अनियत मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार, सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर तथा निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते हैं। अतः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप से भी रहता है। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि शहरी व ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने को विवश कर देते हैं। उससे उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है। ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे भी निम्न आयु वर्ग की घटनाएं को और अभाव बढ़ जाते हैं। ये चीज़ याद रखना। अभी देखो ना, गेहूँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 50 रुपये किलो हो गया, सोचो 10 रुपये किलो बढ़ गए। आय और परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताएं भी निर्धनता की समस्या को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है।
इन सभी कारकों ने कुल मिलाकर समाज को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है। वे जो उत्पादक संसाधनों के स्वामी हैं और बहुत अच्छी आय कमाते हैं, तथा वे जिनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है। बाद में निर्धन धनी के बीच की खाई निरंतर विस्तृत होती जा रही है। निर्धनता देश के समक्ष एक ऐसी बहुआयामी चुनौती है जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की आवश्यकता है। एक बार इधर आओ, छोड़िए इधर आओ। कपास किसानों की आपदा। अनेक छोटे भूस्वामी किसान परिवार और बुनकर वैश्वीकरण से जुड़े आहतों के कारण ऋण पास में फंसते जा रहे हैं। भारत के अपेक्षाकृत प्रगतिशील प्रांतों में भी आय उपार्जन के अवसरों का प्राय अभाव ही है। यदि परिवार अपनी परिसंपत्ति बेचने, उधार लेने या अन्य रोजगारों के सहारे आय सृजन करने में सफल रहे तो कदाचित उनकी समस्या भी अस्थायी सिद्ध हो जाए। किंतु यदि किसी के पास बेचने को कुछ नहीं बचा हो, कहीं उधार पा सकने की संभावना भी न हो, या फिर कोई बहुत ही उच्च दर के ब्याज पर उधार लेकर ऋण पास में फंस चुका हो, तो ये परिवार की निर्धनता की रेखा से नीचे धकेल देते हैं। इसी संकट का गंभीर आयाम किसानों की बड़े स्तर पर आत्महत्याएं हैं। केवल आंध्र प्रदेश में 3000 से अधिक किसान प्राण दे चुके हैं और अभी ये संख्या बढ़ रही है। दिसंबर 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया कि 2001 से उस प्रांत में भी 1000 से अधिक किसानों ने अपने जीवन का अंत किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है, जहां वर्ष 2002-2003 में 8300 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी, किंतु यहां कपास की पैदावार मात्र 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इस नाते से भारत विश्व के कपास उत्पादकों की गणना में तीसरे क्रम पर आता है। उच्च उत्पादन लागतें, निम्न व अस्थिर उत्पादकता, विश्व कीमतों में गिरावट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा कपास उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता के कारण विश्व उत्पादन में गिरावट, वैश्वीकरण के कारण घरेलू बाजार के खुलने के कारण आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसानों को कृषि के क्षेत्र में निराशा और आत्महत्या की व्यवस्था की ओर ले गई है। यहाँ प्रश्न लाभ कमाने या उच्च प्रतिफल का नहीं है, ये तो कृषि पर आधारित लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका कमाने और जीवित रह पाने की समस्या बन गई है। अब सोचो, ये है शांताबाई जो नीलकांत उसकी पत्नी है जो सुसाइड करके मर गया था। विद्वानों ने किसानों की आत्महत्या के लिए विवश करने वाले अनेक कारकों की व्याख्या की। ये कारक है, ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। जैसे यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरागत कृषि से हटकर उच्च उत्पादकता व्यवसायिक खेती की ओर उस समय अग्रसर होना, जबकि पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं का नितांत अभाव हुआ, और सरकारें अपनी तकनीकी प्रसार योजनाओं के माध्यम से किसानों की सहायता के कार्यक्रमों को समाप्त कर चुकी है। पिछले 2 दशकों में कृषि में सार्वजनिक निवेश में निरंतर गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीजों में प्रस्फुटन की निम्न दर और निजी दलालों द्वारा नकली बीजों और कीटनाशकों की पूर्ति, सोचो ये भी कितना नुकसान देती है। कीट संक्रमण, अकाल और फसल का विनाश, महाजनों से 36 से लेकर 120% ब्याज की ऊंची दरों पर लिए गए ऋण, सस्ते आयात के कारण कीमत और लाभों में गिरावट तथा सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, जिससे किसानों को बहुत गहराई से पानी निकालने वाले पंप लगाने के लिए जो असफल रहा, अति उच्च ब्याज पर उधार लेने के लिए विवश किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, किसानों की समस्या सारी इसी में छुपी पड़ी है। निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम। भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतर प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति तथा अवसरों की असमानताओं से होता है। दूसरी योजना 1956-61 में कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। प्राय सभी नीति विषयक दस्तावेजों में निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों की चर्चा हुई। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए 3 आयामी नीति अपनाई है। पहली, समृद्धि आधारित रणनीति। यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। यह समाज के निम्नतम वर्गों तक भी धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। 1950 से 1960 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प नीचे ही समाज के अधिक पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करेगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चला था। इसके अंतर्गत रोजगार दिए गए थे लोगों को, जैसे अभी मनरेगा है वैसे उसी टाइप का था। आपने अध्याय 2-3 में पढ़ा था कि समृद्धि और कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों में सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी हुई है। इन्हीं कारणों से धनी और निर्धनों के बीच की खाई और भी बढ़ गई है। हरित क्रांति ने भी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तथा छोटे और बड़े किसानों के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया है। भूमि के पुनः वितरण की इच्छा तथा योग्यता का अभाव था। अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुँच पाए। निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि अतिरिक्त परिसंपत्ति और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से ही हो पाएगा। इस दूसरी नीति की तीसरी पंचवर्षीय योजना
1966 से आरंभ किया गया और तब से धीरे धीरे बढ़ाया गया। इसी क्रम में 1970 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। इस दिशा में चल रही अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित है। अब स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों का निरंतर निर्वहन का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। स्वरोजगार कार्यक्रम के उदाहरण के रूप में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पहले कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन है। इसे खादी ग्रामोद्योग के आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत छोटे उद्योगों को लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कितनी हेल्प मिलती है इन चीज़ें पर, वही इनमें बहुत नौटंकी होती है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का देश शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित है। पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवारों और व्यक्तियों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, पर अब 1990 के दशक से इस नीति में बदलाव आया है। अब इन कार्यक्रमों को लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूह को गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, सोचो सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रारंभ में उन्हें अपनी ही बचतों को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखिए ये भी पीटी में क्वेश्चन पूछा था 2023 में। बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से उन सभी सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये समूह इसका निश्चय करते हैं कि स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए किसे ऋण दिया जाए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऐसा ही एक कार्यक्रम है। इसी तरह का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी स्वरोजगार योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं। अगर 2005 में संसद में एक विधेयक पारित कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक व्यक्ति को 100 दिनों तक के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देने का निर्णय किया गया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम दिया गया। सबसे बड़ी बात बताओ मतलब जब ये कांग्रेस सरकार, मैंने बताया था कल भी ये चीज़ कि इसके कारण दोबारा सरकार बनी। जब 2013 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनको देखो ऐसे मोस्टली ऐसा होता है कि जो पुरानी गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है तो उसको हटा देते हैं। ये हकीकत है, आप कहीं पे भी देख लेना यही होता है 99% में। तो अब ये योजना ऐसी है ना, इसको हटाना मतलब समझ रहे हो तो इसको नहीं हटाया गया। सोचो आज भी चल रही है, मैं फिर बता रहा हूँ आगे कोई भी सरकार इसको हटा नहीं पाएगी इस योजना को। तो कभी कभी ऐसी योजनाएं भी होती है जो बहुत कायाकल्प कर देती है इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो वह जहां यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो रिपोर्ट कर सकता है। 2013-14 में लगभग 5 करोड़ परिवारों के इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर दिए गए। ये भी पीटी में क्वेश्चन पूछा था 2015-16 में। निरंतर निवारण की दिशा में तीसरा आयाम लोगों की न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत विश्व के प्रथम देशों में से एक है जहाँ ऐसा सोचा गया है। सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति और स्वच्छता आदि सामाजिक उपयोग आवश्यकताओं और सार्वजनिक व्यय लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। इस विधि के अंतर्गत निर्धनों को उपभोग, रोजगार अवसरों का सृजन तथा स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की संपूर्ति की जाएगी। यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाएगी। उस योजना के दस्तावेज में कहा गया कि रोजगार के अवसरों में विस्तार के बाद भी निर्धन व्यक्ति अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक उनके उपभोग और निवेश को समर्थन देना निम्नलिखित रूपों में अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य खाद्यान्न, पेयजल, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार और विद्युत पूर्ति। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम ये हैं: सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकीकृत बाल विकास योजना और मध्य अवकाश भोजन योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना आधारिक संरचना और आवास की उपलब्धि की दिशा में किए जा रहे प्रयास है। अब इनके लिए याद करो प्रधानमंत्री आवास योजना चल गई है। अब हम संक्षेप में तो यह तो कह ही सकते हैं कि भारत में अनेक दिशाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है। सरकार के पास विशेष समूहों की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी है। केंद्र सरकार इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत निराश्रित वृद्धजनों को निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। अति निर्धन महिलाएं और अकेली विधवाएं भी इस योजना के अंतर्गत आती है। सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की कुछ योजनाएं प्रारंभ की है, जैसे आयुष्मान भारत योजना। वह 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक ऐसी योजना उपलब्ध है जिनके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बचत के आवास को बढ़ावा देने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना भी है। ये भी पीटी में क्वेश्चन आया था। प्रत्येक खाताधारी को 1 लाख रुपए के जीवन बीमा तथा 30,000 रुपये के जीवन बीमा का रक्षा का अधिकार है।
निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा। स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयासों के परिणाम तब सामने आए जब कुछ राज्यों में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या तथा उनका प्रतिशत निर्धनता के राष्ट्रीय औसत के काफ़ी नीचे आ गए। निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियों को भी चलाने के बाद भी देश के कई भाग में अभी भी पाए जाते हैं। यद्यपि निर्धनता निवारण नीतियों को पिछले 5.5 दशकों से निरंतर विकास होता रहा है, फिर भी इसमें कुल मिलाकर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। जो रोजगार कार्य का प्रबंधन ही लोगों को ऐसे कम आमदनी वाले काम करने को बाध्य करता है। तो ये भी एक विडंबना है। कार्यक्रमों के नाम बदलते रहे, कई कार्यक्रमों को मिलाकर एक बना दिया गया, तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम रहे, किंतु किसी भी कार्यक्रम से न तो उत्पादन परिसंपत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया, न उत्पादन प्रक्रिया में, न ही जरूरतमंदों की बुनियादी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धि में ही सुधार हो पाया। इन कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे विद्वानों ने इनके सफल क्रियान्वयन से जुड़े 3 बड़े पक्षों को स्पष्ट किया है जो उनके सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा डालते हैं। भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को लाभ प्राप्त गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए हैं। निर्धनता की गहनता की तुलना में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन नितांत ही अपर्याप्त रहे हैं। यही नहीं, ये कार्यक्रम सरकार और बैंक अधिकारियों के सहारे ही चलाए जाते हैं। इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना के अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थानीय सशक्त वर्गों के अनेक प्रकार के दबाव के कारण प्राय संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी होती है। देखो, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की संस्थाओं की भागीदारी भी सुननी होती है। सरकारी नीतियों ने दयनीय दशा से ग्रस्त उस विशाल जन समुदाय को सुध भी नहीं ली जो निर्धनता रेखा है उससे जरा सा ही ऊपर रह रहे थे। इससे यह भी स्पष्ट है कि केवल उच्च समृद्धि ही निर्धनता कम करने में पर्याप्त नहीं होती है। निर्धनों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन असंभव है। निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान देना आरंभ करेंगे। ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनों द्वारा विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से और उनके सशक्त होने से भी संभव हो पाएगा। इससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी, जिससे आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा तथा स्वास्थ्य और साक्षरता के स्तर ऊंचे उठेंगे। साथ ही निर्धनता ग्रस्त क्षेत्रों की सही पहचान कर वहाँ स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं तथा प्रशिक्षण संस्था जैसी आधारित संरचना उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। एक बार इधर आओ। रामदास कोडवा की मंजिल वहीन सड़क। रचकेटा गांव के रामदास कोडवा को शायद ही जानकर खुशी हुई हो कि सरकार के लिए उसका मूल्य 17.44 लाख रुपए था। वर्ष 1993 के अंत में आदिवासी विकास के नाम पर सरकार ने रचकेटा गांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 17.44 लाख रुपए की लागत से करने के निश्चय किया। भारत के निधनतम जनपद सरगुजा मेरे तो छत्तीसगढ़ में है, मैंने मतलब है वहाँ पे सरगुजा नाम से, में 55% आबादी जनजातीय वर्गों की है। पहाड़ी कोडवा वर्ग को तो सरकार ने आदिम जनजाति का माना हुआ और ये निर्धनों के भी सबसे नीचे वाले 5% अंश में आते हैं। उनके विकास के लिए विशेष प्रयास चल रहे हैं। उनके नाम पर बड़ी बड़ी धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। पहाड़ी कोडवा नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना पर ही 5 वर्षों में 42 करोड़ की धनराशि व्यय की जा रही है। देश में पहाड़ी कोडवा जनजाति की संख्या लगभग 15,000 है, जिसका सबसे बड़ा समुदाय सरगुजा में बसा है। किंतु किन्हीं राजनीतिक कारणों से इस पहाड़ी कोडवा विकास प्रकल्प का आधार रायगढ़ जिले में बनाया गया है। ये वही है, छत्तीसगढ़ वाला है। रचकेटा गांव में पहाड़ी कोडवा मार्ग के निर्माण में बस एक ही छोटी समस्या है, वहाँ कोई भी पहाड़ी कोडवा नहीं रहता था। रामदास का परिवार एकमात्र अपवाद है। एक गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं को कहना है कि इस बात पर कोई मतलब नहीं है कि पहाड़ी कोडवों को किसी काम से कोई लाभ होता है या नहीं। यहाँ तो बंगलों और तरण तालों का निर्माण भी जनजातीय विकास के नाम पर होगा। रामदास के पुत्र रामत्वार कोडवा का कहना है कि किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस गांव में कितने परिवार पहाड़ी कोडवा है। एक कच्ची सड़क तो पहले ही यहाँ मौजूद थी, उन्होंने उसी कच्ची सड़क पर कुछ लाल मिट्टी और डाल दी है बस। आज भी यह सड़क कच्ची है, पक्की नहीं बनी है। हाँ, 17.44 लाख रुपये उससे खर्च हो गए, सोचो। ये है करप्शन का कितना अच्छा एग्जाम्पल। रामदास की मांग तो बहुत ही साधारण सी है, उसे तो बस थोड़ा सा पानी चाहिए। हम पानी के बिना खेती कैसे करें? बार बार जोर डालने पर उसने बस यही कहा कि उस सड़क पर 17.44 लाख रुपए खर्च करने के स्थान पर मेरी ज़मीन के पास के जीर्ण अवस्था में पड़े हुए कुएं का कुछ रुपए लगाकर उधार कर दिया जाता तो कहीं अधिक अच्छा रहता। ज़मीन की दशा में सुधार की ज़रूरत है, पर अगर वे कुछ पानी देने से ही शुरुआत कर देते
तो भी बहुत है। रामदास की समस्या पर ध्यान देने की किसे फुर्सत थी। सरकार को तो अपना एक लक्ष्य पूरा करना था। यदि सारी धनराशि को एक बैंक में सावधि जमा खाते में डाल दिया जाए तो इन पहाड़ी कोड़वा व्यक्तियों को कभी जीविका के लिए काम करने की जरूरत नहीं रही। ब्याज से उनका सरगुजा के स्तर पर गुजर बसर हो जाएगा। किसी सरकारी अफसर ने मजाक में ऐसा कहा। सोचो और सोचो वो कितने लोग होते हैं जो IAS लोग, नेता लोग मिलकर, सोचो इतने पैसों को खा जाते हैं तो उनकी पीढ़ियाँ कैसे सुरक्षित रहती है, ऐसे रहती। किसी ने रामदास से नहीं पूछा कि उसकी समस्या क्या थी, उसकी ज़रूरत क्या थी। नहीं किसी ने उसे समस्याओं के समाधान में शामिल करना आवश्यक माना। बस उसके नाम पर 17.44 लाख रुपए की एक सड़क बना दी जिस पर वह कभी पाँव भी नहीं रखता। जैसे ही हमने उसे कहीं भी न पहुंचाने वाली सड़क पर चलने के लिए पाँव उठाए, वह गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगा, साहब हमारी पानी की समस्या के लिए कुछ कीजिए ना। यह है इंडिया। और यहाँ पे होते हैं ऐसे ब्यूरोक्रेट लोग, पॉलिटिशियन। आज स्वतंत्रता के बाद से लगभग 6 दशकों की यात्रा कर चुके हैं। हमारी सभी नीतियों का ध्येय समता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास को बताया गया है। चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो, सभी निर्धनता निवारण की बाहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है। देश में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से निर्धनों का अनुपात कम है। यदि भी इस काम के लिए बहुत विशाल धन राशि आवंटित और खर्च की जा चुकी है, किंतु फिर भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। प्रति व्यक्ति आय और औसत जीवन स्तर में सुधार हुए हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में भी कुछ प्रगति अवश्य हुई है, किंतु अन्य देशों की तुलना में हमारी यह प्रगति प्रभावहीन प्रतीत होती है। यही नहीं, विकास के लाभ हमारी जनता के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाए हैं। वैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटी पर हमारे देश के कुछ क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कुछ वर्ग और समाज के कुछ अंश तो अनेक विकसित देशों से भी स्पर्धा कर सकते हैं। फिर भी ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जो अभी निर्धनता के दुष्चक्र से मुक्ति नहीं पा सका है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। PT प्लस मेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है PT प्लस मेंस के लिए, कल पढ़ेंगे, ठीक है। कितना टाइम हो गया? सही टाइम पे कंप्लीट कर लिया। और आज 11th क्लास की मैथ का NCERT कंप्लीट करेंगे।